Hello student. Today we are starting new chapter number 12, thermodynamics. ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली है क्या. तो स्टूडेंट, थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है. ठीक है, देखो, ये जो ब्रांच है ना, इसका एक बहुत ही हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है. ठीक है, इन द पास्ट आप लोगों ने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा कि व्हेन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस, तो उस टाइम पर बहुत सारे इन्वेंशंस हुए थे पास्ट में. उसमें एक इन्वेंशन था स्टीम इंजन, बराबर. तो पास्ट में जब स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ था, आप लोगों को याद होगा कि जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया था. तो ये स्टीम इंजन का इन्वेंशन होने के बाद थर्मोडायनेमिक्स नाम की एक सेपरेट ब्रांच ओपन हुई, और फिर बहुत सारे साइंटिस्ट ने उसके अंदर कंट्रीब्यूशन दिया, बहुत सारे कंसेप्ट डिस्कस किए, उसके अंदर बहुत सारी थियरीज डेवलप की. एंड बिकॉज ऑफ दैट all these theories, because of all those inventions, all those studies, आज के टाइम में जो भी हम मशीन्स देखते हैं, ठीक है, वो मशीन्स का जो भी इन्वेंशन हुआ है, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था, that was with the invention of the steam engine, that was with the discovery of this newly opened branch, that is the thermodynamics. तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स है क्या, तो वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे. थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स, या तो स्टडी लिख सकते हो, that deals with concept of heat and temperature and mutual conversion of heat energy, mutual conversion of heat energy and work, and also other forms of energy. तो ये थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन. वैसे जनरली डेफिनेशन पूछते नहीं है, बट फिर भी अगर हम कोई न्यू ब्रांच स्टडी कर रहे हैं फिजिक्स की, तो वो ब्रांच फिजिकली है क्या, वो तो हमें पता ही होना ही चाहिए ना. ठीक है, तो जैसा मैंने आपसे कहा कि जो स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ था, साइंटिस्ट जेम्स वॉट ने किया था, और उसके बाद फिर ये थर्मोडायनेमिक्स नाम की ब्रांच डिस्कवर हुई. स्टूडेंट, बहुत पहले, मीन्स जब मैं आपकी एज का था, तब मैंने कहीं पर बुक में पढ़ा था, वो मुझे बात आज याद आ रही है, कि जेम्स वॉट को आइडिया कैसे आया कि स्टीम से भी इंजन चल सकता है. तो उस बुक में जहां पर मैंने पढ़ा था, वहां पर लिखा था कि एक बार वो अपना कुछ साइंटिफिक स्टडी कर रहे थे, एंड एट द सेम टाइम वो एक केटल के अंदर, बराबर, जो केटल होती है चाय बनाने वाली, बराबर, तो सपोज ये एक केटल है, और केटल के अंदर वो ऐसे चाय बना रहे थे. तो दिस इज द हीट सोर्स, ये एक हीट का सोर्स है, और उसके ऊपर केटल रखी हुई थी. और ये जो केटल का जो लीड था, केटल नहीं बोल सकते, आप किटली बोल सकते हैं, बराबर. तो ये जो केटल का जो लीड था, वो ऊपर से उन्होंने टाइट रखा हुआ था, बंद रखा हुआ था. तो हुआ क्या कि आफ्टर सर्टेन टाइम, जब ये चाय बहुत गर्म हो गई, तो ये जो केटल का ये जो लीड है,
अचानक से थ्रोन अवे, और यू कैन से दैट इट फ्लू अवे एंड इट स्ट्राइक द सीलिंग पर जाकर ये टकराया। तो वो भी एकदम से थोड़ा सा शॉक हो गए कि अरे ये केटल का जो लीड है ये ऊपर कैसे गया, किसने उसको ऊपर फेंका। तो उनको पता चला बाद में कि इस केटल के अंदर जो स्टीम थी, वो स्टीम का जो पावर था, वो स्टीम से जो प्रेशर क्रिएट हुआ, दैट प्रेशर एक्सर्टेड द फोर्स ऑन दैट केटल। और फिर इसके ऊपर से उनको आइडिया आया कि अगर स्टीम के अंदर इतना पावर है तो क्या इस स्टीम से हम कोई ऐसा मशीन क्रिएट कर सकते हैं कि जो ऑपरेट हो। और उसके बाद ही उनको आइडिया आया और उन्होंने स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया, बराबर। तो स्टूडेंट इस टाइप की ब्रांच कि जिसका एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, हम लोग उसको स्टडी करने वाले हैं, बराबर। क्योंकि पुराने जमाने में एज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जो शिप्स यूज होती थी उसमें स्टीम इंजन थे। फिर दूसरा की जो रेल ट्रेन होती थी, आज के ट्रेन के अंदर तो इलेक्ट्रिक इंजन होते हैं, डीजल इंजन होते हैं, बट पुराने जमाने के अंदर जो ट्रेन हुआ करती थी, पहले इनिशियली उसको जो बैल होते थे, वो बैल से वो जो डब्बे होते थे उनको दौड़ाते थे ट्रैक के ऊपर। बट फिर बाद में जब ये स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ, उसके बाद जो सबसे पहले जो ट्रेन थी, बराबर, उस ट्रेन के अंदर जो इंजन था दैट वाज द स्टीम इंजन। आपको याद होगा कि इंडिया के अंदर जो फर्स्ट ट्रेन चली थी वो आई थिंक मुंबई और थाना के बीच में चली थी, है ना। आई डोंट नो इन विच ईयर, आप चेक कर सकते हैं, बट दैट वाज द स्टीम इंजन। तो स्टीम इंजन जेम्स वाट ने इन्वेंट किया था, एंड दिस थर्मोडायनेमिक्स स्टडीज दैट काइंड ऑफ मशीन्स, ठीक है, दैट काइंड ऑफ इंजन इट स्टडीज। तो यहां पर हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट, बेसिक लॉज, बेसिक प्रिंसिपल्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आफ्टर द 12th क्लास अगर आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर या दूसरे इंजीनियरिंग ब्रांच में अगर आप जाओगे तो वहां पर आप लोग इसको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट अस बिगिन this chapter number 12, that is the thermodynamics. So student, what is basically thermodynamics? Definition I have already written here. Thermodynamics is the branch of physics that deals with the concept of heat and the temperature. Heat और temperature का जो concept है वो इस चैप्टर ब्रांच के अंदर स्टडी किया जाता है। Also we have to study the mutual conversion of heat energy and the work. मतलब हीट एनर्जी का वर्क में और वर्क का हीट एनर्जी में कन्वर्जन। जैसे आप लोग टू व्हीलर चलाते हो तो टू व्हीलर के अंदर बेसिकली आप लोग फ्यूल यूज करते हो, पेट्रोल यूज करते हो, तो वहां पर भी पेट्रोल बर्न होता है। पेट्रोल के बर्न होने से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हीट एनर्जी प्रोड्यूस होने से पिस्टन जो होता है वो पिस्टन मूव करता है, एंड अल्टीमेटली द मोशन ऑफ द पिस्टन इज ट्रांसफर्ड टू द व्हील ऑफ योर व्हीकल। तो यहाँ पर आपके जो व्हीकल्स है उसके अंदर क्या होता है, हीट एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में, मतलब कि वर्क के अंदर कन्वर्जन होता है। सेम थिंग, सेम वे मैकेनिकल एनर्जी का भी हीट एनर्जी में कन्वर्जन होता है। तो दैट वी हैव टू स्टडी हियर, एंड आल्सो द हीट एनर्जी इज आल्सो ट्रांसफर्ड इनटू द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। So all these things are studied in this chapter number 12, that is the thermodynamics. ठीक है? Now student, before we study this topic of zeroth law of thermodynamics, there are certain terms जो कि हमको अच्छे से समझ लेने चाहिए. So let us discuss that. तो first term is system. Either you say system, या तो डिटेल में बोलना है तो हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम। देखो अभी तक हम लोग मैकेनिक्स के जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें हम लोग बोलते थे सिस्टम, कंसीडर अ सिस्टम। तो सिस्टम क्या था वहां पर? सिस्टम मींस देयर वाज अ बॉडी, बराबर, जिसके ऊपर फोर्सेस अप्लाई होते थे, बराबर, तो उसको हम लोग सिस्टम बोलते थे। तो यहाँ पर भी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी देयर इज अ सिस्टम which is actually a thermodynamic system.
तो ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम होती क्या है, तो वो मैं आपको समझा रहा हूं। थर्मोडायनेमिक सिस्टम is a part of universe। यूनिवर्स का एक पार्ट है, पार्ट ऑफ यूनिवर्स whose thermodynamic study is to carry out। समझ में आया? तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है? थर्मोडायनेमिक सिस्टम पूरी यूनिवर्स का एक पार्ट है जिसका आपको थर्मोडायनेमिक स्टडी करना है। थर्मोडायनेमिक स्टडी मतलब जिसमें हम लोग उसका प्रेशर स्टडी करेंगे, वॉल्यूम स्टडी करेंगे, टेम्परेचर स्टडी करेंगे, इंटरनल एनर्जी स्टडी करेंगे, बराबर। तो उसको कहते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम और सिंपली द सिस्टम। समझ में? तो जनरली ये जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होती है वो कौन से फॉर्म में होती है? तो यहाँ पर थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो होती है ना स्टूडेंट, वो मेनली एक गैस के फॉर्म में होती है। आप इस बात को याद रखना कि इस चैप्टर के अंदर जो सिस्टम है वो सिस्टम क्या है? वो सिस्टम एक गैस है, ठीक है। जैसे प्रीवियस चैप्टर में मेटल का रॉड हुआ करता था, मेटल की डिस्क हुआ करती थी जिसका हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते थे। यहाँ पर मेनली सिस्टम क्या है? सिस्टम मतलब एक गैस है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केस में सिस्टम मतलब एक गैस ही रहेगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं एग्जाम्पल, गैस जरूरी नहीं है कि वो गैस ही हो। आप अगर एक थर्मोस है और उस थर्मोस के अंदर एक हॉट कॉफी है तो वो भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो सकती है। तो वो भी मैं आपको लिख देता हूं यहां पर, हॉट कॉफी इन अ थर्मोस। थर्मोस या तो सिंपली कप भी लिख सकते हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट इज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट, अब ये एनवायरमेंट क्या होता है? तो स्टूडेंट, एवरीथिंग एक्सक्लूडिंग द सिस्टम, मतलब सिस्टम को छोड़ के आजू बाजू जो कुछ भी है, दैट इज नोन एज द एनवायरमेंट, ठीक है। सो एनवायरमेंट आप उसको बोल सकते हो, आप उसको सराउंडिंग भी बोल सकते हो। सो ऑल अदर पार्ट ऑफ यूनिवर्स हैविंग डायरेक्ट impact on behavior of system। behavior of system, system मतलब क्या आपको समझ में आ गया है? having direct impact on the behavior of the system is called environment। कहने का मतलब ये है कि वो थर्मोस के अंदर, या तो सिंपली थर्मोस छोड़ो, कप के अंदर सॉरी, कप के अंदर जो चाय है, कॉफी है, उसको छोड़ के आजू बाजू का जो कुछ भी है जो उस चाय के ऊपर इंपैक्ट करता है, चाय के साथ हीट एनर्जी को एक्सचेंज करता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? उसका एनवायरमेंट कहते हैं। इज दैट क्लियर? जैसे कि अगर एक थर्मोस है और थर्मोस के अंदर कॉफी है, हॉट कॉफी है, ठीक है, तो उसका जो सराउंडिंग है, थर्मोस के बाहर का जो सराउंडिंग है, वो सराउंडिंग उस हॉट कॉफी के साथ हीट एनर्जी को एक्सचेंज करेगा, बराबर। तो दैट इज नोन एज इट्स एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट क्या होता है आपको समझ में आ गया? ठीक है। तो यहां पर दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने समझे स्टूडेंट। ओके, नाउ देयर आर अदर टर्म्स आल्सो। ये आप लोग लिख लेना, ये जो भी स्टूडेंट ने अभी आपको समझा रहा हूं, ऑल दिस थिंग आर फॉर द नॉलेज पर्पस। एग्जाम में इसको नहीं पूछने वाले हैं, बट आई विल सजेस्ट यू कि आप इसको लिख के रखो अपनी नोटबुक के अंदर और इसको याद रखो,
ठीक है, क्योंकि ये काम में तो आपको डेफिनेटली आने वाला है। ओके, नाउ एक और टर्म है दैट इज नोन एज दी वॉल। वॉल, तो वॉल मतलब जैसे हमारे घर के अंदर दीवार होती है, तो यहां पर थर्मोडायनेमिक्स के अंदर वॉल क्या है? तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर वॉल मतलब कि एक बाउंड्री, अ बाउंड्री सेपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम मतलब गरम गरम कॉफी, सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग is called wall of system। समझ में आया? वॉल मतलब अ बाउंड्री सेपरेटिंग द सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड वॉल ऑफ ए सिस्टम। तो जैसे थर्मोस है, तो थर्मोस की जो बॉडी है, बराबर, वो बॉडी हॉट कॉफी को एनवायरमेंट से सेपरेट करती है। उसके बीच में एक वॉल है, वो थर्मोस की बॉडी है। सो दैट थर्मोस की जो बॉडी है, आप उसको वॉल बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर? ये टर्म आपको समझ में आ गया? अब स्टूडेंट, ये जो वॉल होती है, ये वॉल दो टाइप की होती है। वन इज नोन एज द एडियाबैटिक वॉल। कैसी वॉल? एडियाबैटिक वॉल। तो एडियाबैटिक का मतलब है क्या, आप वो समझ लो। एडियाबैटिक मतलब नॉन कंडक्टिंग, एडियाबैटिक मतलब नॉन कंडक्टिंग, जो अपने में से हीट एनर्जी को पास नहीं करने देती है, उसको कहते हैं नॉन कंडक्टिंग। दैट इज नोन एज व्हाट? नॉन कंडक्टिंग। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एडियाबैटिक का एग्जांपल, नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, तो स्टूडेंट, आप लोग जब भी घर के बाहर कभी जाते होंगे तो अपने साथ पानी कैरी करते होंगे, कोल्ड वाटर कैरी करते होंगे। तो आपकी जो बॉटल होती है, ठीक है, कौन सी बॉटल? वो जो स्टील टाइप की बॉटल आती है, ठीक है, जैसे कि ब्रांडेड कंपनी की हुई, मिल्टन की हुई, सेलो की हुई, ठीक है, अदर ब्रांड्स की हुई। तो उसमें जब आप ठंडा पानी डालते हो ना, तो वो ठंडा पानी ऑलमोस्ट 10-12 घंटे तक ठंडा रहता है। आप अगर उसको 10-12 घंटे तक फ्रीक्वेंटली उसका ओपन नहीं करते हो, ठीक है, बहुत कम बार ओपन करते हो, जैसे ही ओपन करते हो तुरंत फिर उसको पानी पी के फटाक से उसको बंद कर देते हो, तो उसके अंदर का जो पानी है वो कोल्ड ही रहेगा फॉर द लॉन्ग टाइम। सेम थिंग इज इन द केस ऑफ ए थर्मोस ऑल्सो, कि आप घर से निकले ऑफिस जाने के लिए, सुबह 9 बजे निकले, गरम गरम कॉफी अंदर भरी हुई है, और आपने कॉफी पी दोपहर में 3 बजे। 3 बजे की आपको कॉफी ऑलमोस्ट सेम हॉट मिलेगी जितनी हॉट आपने सुबह मॉर्निंग में 9 बजे अंदर भरी थी कॉफी, बराबर। तो ऐसा क्यों होता है? तो जो थर्मोस की जो वॉल होती है, वो वॉल कैसी होती है? इट इज द एडियाबैटिक वॉल। कैसी वॉल? एडियाबैटिक वॉल। समझ में आया आपको? तो इट इज अ नॉन कंडक्टिंग वॉल। इट डज नॉट एक्सचेंज द हीट एनर्जी फ्रॉम सिस्टम टू द सराउंडिंग। सिस्टम मतलब हॉट कॉफी, सराउंडिंग मतलब बाहर का सब कुछ। तो वो जो थर्मोस की वॉल है वो कैसी है? एडियाबैटिक है, नॉन कंडक्टिंग है। तो चाय में से हीट एनर्जी को वो सराउंडिंग में ट्रांसफर अलाउ नहीं करती है। पर मेरे हाथ में ये जो बॉटल है, ये एक नॉर्मल बॉटल है। इसकी जो वॉल है, ये वॉल एडियाबैटिक वॉल नहीं है, बराबर। इसके अंदर अगर मैं ठंडा पानी डालूंगा तो हो सकता है कि मुश्किल से हाफ एन आवर तक ही वो सेम स्टेट में रहेगा। फिर उसके बाद हाफ एन आवर के बाद वो पानी नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा। ओके, सो दिस इज नॉट द एडियाबैटिक वॉल। तो फिर ये किस टाइप की वॉल है? ये है, इट इज डाइएथर्मिक। कैसी वॉल है? इट इज डाइएथर्मिक वॉल। तो डाइएथर्मिक मतलब कंडक्टिंग, इट इज द ऑपोजिट ऑफ दिस
adiabatic, this is conductive. Student, all these terms are clear to you? बराबर? तो अभी तक मैंने आपको जितने भी टर्म्स एक्सप्लेन किए हैं आपको उनका मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है? नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्यू मोर टर्म्स. तो जैसे कि एक टर्म है मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स. मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स, मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स. अब ये मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल क्या होता है? तो स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर एज आई टोल्ड यू वी आर डिस्कसिंग द थर्मोडायनेमिक सिस्टम. और थर्मोडायनेमिक सिस्टम मतलब क्या? मैंने आपको कहा कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम मतलब मोस्टली एक गैस होगा. सो टू डिस्क्राइब द थर्मोडायनेमिक सिस्टम, अगर कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम है तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए there are certain parameters. These parameters are of two types. One is known as the macroscopic variables and the second one is known as the microscopic variable. देखो एक्चुअली थर्मोडायनेमिक वेरिएबल की भी एक डेफिनेशन है, बट वो डेफिनेशन मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है? बट फिर भी अगर आपको लिखना है तो मैं बोल दूंगा, आप लोग लिख सकते हो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, ठीक है? तो यू कैन राइट द फिजिकल क्वांटिटीज विच डिटरमाइंस द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ ए गिवन सिस्टम आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स और थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है? तो ये आप लिखो अपने नॉलेज के लिए. हियर आई एम डिस्क्राइबिंग यू द मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल. देखो स्टूडेंट, दो टर्म है, एक टर्म है मैक्रो और दूसरा टर्म है माइक्रो. तो मीनिंग बहुत ही सिंपल है मैक्रो और माइक्रो का. मैक्रो मतलब बड़ा और माइक्रो मतलब छोटा, है कि नहीं? आप लोगों को इसका मीनिंग तो ऑब्वियसली पता ही होगा. माइक्रो का मीनिंग तो आपको पता ही होगा, बराबर? तो माइक्रो मतलब क्या? माइक्रो मतलब स्मॉल एंड मैक्रो मतलब कि बिगर. सो वी आर डिस्कसिंग द मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल. सो कौन कौन से होते हैं मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल? सो हियर आई राइट प्रेशर P, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T एंड इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी, अभी इंटरनल एनर्जी का कोई ऐसा फिक्स नोटेशन नहीं है, बट फिर भी मैं यहां पर उसको ऐसे लिख देता हूं. इंटरनल एनर्जी एसोसिएटेड विथ सिस्टम आर कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल. ठीक है? जो गैसियस सिस्टम है वो गैसियस सिस्टम के साथ गैस है तो स्टूडेंट प्रेशर तो होगा ही, बराबर? हमारे पेट में भी जब गैस बढ़ जाती है तो प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है? तो प्रेशर, वॉल्यूम, गैस है तो वॉल्यूम भी होगा, गैस का टेम्परेचर भी होता है और गैस के अंदर इंटरनल एनर्जी भी होती है. तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी, these are known as the macroscopic variables. ठीक है? I explain you in little bit detail about this macroscopic variable. देखो, जैसे कि कोई कंटेनर है, ठीक है? एक कंटेनर है and in that container there is a gas. ये जो मैं डॉट्स कर रहा हूं स्टूडेंट, ये डॉट्स गैस के मॉलिक्यूल है. गैस बेसिकली क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके एक गैस बनाते हैं. तो ये जो गैस है इसका प्रेशर P है, इसका वॉल्यूम V है, इसका टेम्परेचर T है और इसकी इंटरनल एनर्जी I है. तो ये जो गैस का प्रेशर है, क्या ये गैस का प्रेशर सिर्फ एक मॉलिक्यूल की वजह से है? नहीं.
इट इज ड्यू टू होल, इट इज ड्यू टू अ बिग सिस्टम। ये पूरे सिस्टम के वजह से ये प्रेशर है। समझ में आया? गैस का जो प्रेशर होता है, द प्रेशर ऑफ द गैस इज नॉट ड्यू टू अ सिंगल और द फ्यू मॉलिक्यूल्स, इट इज ड्यू टू ऑल द मॉलिक्यूल्स। सिमिलरली the volume of this gas is not due to a single molecule, it is due to all the molecules. टेम्परेचर भी, गैस का जो टेम्परेचर है वो एक दो मॉलिक्यूल के वजह से नहीं है, पूरी गैस के वजह से है। और ये जो गैस है वो जो इंटरनल एनर्जी प्रोसेस करता है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि इंटरनल एनर्जी जो होती है ना, दैट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो गैस है इसकी जो इंटरनल एनर्जी है, दैट इंटरनल एनर्जी इज ड्यू टू ऑल द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये जो पूरी बिग सिस्टम है, तो ये जो वेरिएबल्स है, ये वेरिएबल्स पूरी बिग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज the microscopic variables. Is that clear? Okay. The next one is known as the microscopic variable. Microscopic variable. Micro मतलब छोटा। तो माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल तो कौन कौन से हैं माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल? तो स्पीड, मोमेंटम, इसका सिंबल वीपी होता है, काइनेटिक एनर्जी, के, एसोसिएटेड विथ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द गैस। आई एम नॉट राइटिंग, यू मे राइट प्लीज। सो स्पीड, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द गैसियस सिस्टम इज नोन एज दी माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल। देखो, गैस के अंदर जो इंडिविजुअल पार्टिकल है सबकी अलग अलग स्पीड होती है, बराबर? इंडिविजुअल पार्टिकल मतलब स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल मतलब माइक्रो, तो ये जो स्पीड होती है इट इज अ माइक्रोस्कोपिक। सिमिलरली इंडिविजुअल पार्टिकल का भी मोमेंटम होता है, इंडिविजुअल पार्टिकल possess the kinetic energy, so these quantities are related to the individual particle. And these quantities, pressure, volume, temperature, internal energy, they are not due to a single constituent particle. It is the overall effect. It is overall effect produced by all the particle. गैस का जो प्रेशर है वो एक दो पार्टिकल के वजह से नहीं है, पूरे गैस के सभी पार्टिकल के वजह से है। गैस का वॉल्यूम एक दो के वजह से नहीं है, वो सभी गैस के मॉलिक्यूल के वजह से है। So that's why it is known as macroscopic and these are known as the microscopic. I hope कि आपको ये सब जो मैंने बेसिक टर्म्स एक्सप्लेन किए ये आपको समझ में आ गए होंगे। इसको सिर्फ आप एज अ नॉलेज याद रखो। एग्जाम में ऐसा पूछेंगे उसकी पॉसिबिलिटी कम है, बट स्टूडेंट ये सब डेफिनेटली काम का है, बराबर? फ्यूचर में फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्लास 12, क्योंकि क्लास 12 के अंदर थर्मोडायनेमिक्स का रोल बहुत ही कम है, बराबर? क्योंकि क्लास 12 के अंदर मेनली इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, ऑप्टिक्स ये वगैरह सब आता है। वहां पर थर्मोडायनेमिक्स का कोई खास रोल नहीं है, बहुत ही रेयर प्लेसेस पर वो यूज होता है। बट इन फ्यूचर अगर आप लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपियर कर रहे हो, जेडब्ल्यू और नीट के लिए, तो वहां पर आपको ये नॉलेज होना जरूरी है। समझ में आया आपको? ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है स्टूडेंट, देयर इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देयर इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि हम लोग चैप्टर के ऑलमोस्ट एंड पार्ट में या तो फिर मिडल के बाद वाले पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये जो लॉ है, दिस लॉ वाज डिस्कवर्ड आफ्टर द फर्स्ट लॉ एंड द सेकंड लॉ, एंड इट वाज फाउंड दैट
दिस लॉ इज मोर फंडामेंटल देन द फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। साइंटिस्ट लोगों को लगा कि अरे ये लॉ तो फर्स्ट और सेकंड लॉ से भी ज्यादा बेसिक लॉ है। उन दोनों को तो नाम दे दिया था फर्स्ट एंड सेकंड। इसको थर्ड देना इनजस्टिस था क्योंकि ये उनसे ज्यादा फंडामेंटल था। तो उन लोगों ने फर्स्ट और सेकंड को सेकंड और थर्ड में शिफ्ट नहीं किया, इसी को जीरो नाम दे दिया। समझा आपको? सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो वेरी सिंपल इट इज और आपको ये डेफिनेटली क्लियर भी हो जाएगा। स्टूडेंट, we have total 3 thermodynamic system। सिस्टम ए, सिस्टम मतलब गैस। आपको समझ ही जाना है कि सिस्टम मतलब गैस। सो वी हैव सिस्टम ए, सिस्टम बी एंड द थर्ड वन इज द सिस्टम सी। बराबर? ओके। नाउ हियर system A and system B are separated by the adiabatic wall। system A and system B किससे separated है? They are separated by the adiabatic। adiabatic मतलब स्टूडेंट, adiabatic मतलब नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग आप इसको दूसरा नाम भी दे सकते हो, इंसुलेटिंग। सिस्टम A and system B are system A and system B are connected with system C by the means of diathermic wall। system C system A से system B से कैसे कनेक्टेड है? by diathermic wall। diathermic मतलब कंडक्टिंग। Okay, so here you see that the system A will exchange the heat energy with the system C। सिस्टम A सिस्टम C के साथ हीट एनर्जी एक्सचेंज करेंगे क्योंकि सिस्टम A और सिस्टम C के बीच में कैसी वॉल है? कंडक्टिंग वॉल है। कंडक्टिंग मतलब कि जो हीट एनर्जी को फ्लो करना अलाउ करती है। तो system A will exchange the heat energy with the system C। At the same time, system B will also exchange the heat energy with the system C। But system A and system B does not exchange any heat energy with each other। मतलब सिस्टम A से सिस्टम B में हीट एनर्जी फ्लो नहीं होगी। सेम वे सिस्टम बी और सिस्टम ए के बीच में भी कोई भी हीट एनर्जी फ्लो नहीं होगी। इज दैट क्लियर? ओके। नाउ स्टूडेंट अंडरस्टैंड वन थिंग हियर, व्हेनेवर एनी सिस्टम इंटरैक्ट विथ अदर सिस्टम देन द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स चेंजेस। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, temperature, internal energy, etc. So here the system A interact with system C, system B interact with system C, but system A and system B does not interact with each other। There is no exchange of energy between the system A and system B। A और B के बीच में कोई भी exchange नहीं होगा। आई बात समझ में? ओके। नाउ हियर after certain time the system A attains equilibrium with system C। सिस्टम A सिस्टम C के साथ इक्विलिब्रियम अटेन करती है, सिस्टम A सिस्टम B के साथ इक्विलिब्रियम अटेन करती है। अब स्टूडेंट एक बात समझो कि व्हाट डज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। जैसे आपको याद हो हम लोग मैकेनिक्स में इक्विलिब्रियम बोलते थे। इक्विलिब्रियम मतलब रिजल्टेंट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो, देन द मैकेनिकल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। वैसे हम लोग बोलते थे कि व्हेन द रिजल्टेंट टॉर्क इज जीरो देन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। यहां पर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इफ देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी बिटवीन द टू सिस्टम देन द सिस्टम इज सेड टू बी इन द इक्विलिब्रियम। उसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। एक्चुअली उसको कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम।
जब दो सिस्टम के बीच में हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता है, दैट इज नोन एज थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आर सेम, ठीक है। देखो, whenever there is a temperature difference, there is a flow of energy. But when the temperatures are equal, there is no flow of energy. ठीक है? तो here system A attains the equilibrium with system C. System A attains the equilibrium with system C, and system B, okay, यहाँ पर आएगा sorry, C. Similarly, system B attains the equilibrium with system C. समझ गया? सिस्टम ए अटेन द इक्विलिब्रियम विद सिस्टम सी एंड सिस्टम बी आल्सो अटेन द इक्विलिब्रियम विद सिस्टम सी। आफ्टर दिस इक्विलिब्रियम इज obtained, this equilibrium is established if the position of the diathermic wall and the adiabatic wall is interchanged। अब देखो कि पहले यहां पर डायथर्मिक वॉल थी, अब यहां पर एडियाबैटिक वॉल आ गई, और पहले जहां पर एडियाबैटिक वॉल थी वहां पर डायथर्मिक वॉल आ गई, बराबर। तो डायथर्मिक मतलब कंडक्टिंग, कंडक्टिंग मतलब पहले ए और बी एक दूसरे के साथ हीट एनर्जी एक्सचेंज नहीं करते थे, बट नाउ दे कैन एक्सचेंज बिकॉज उनके बीच में देयर इज ए कंडक्टिंग वॉल। बट स्टूडेंट, दिस ए एंड बी डज नॉट एक्सचेंज हीट एनर्जी विथ ईच अदर ऑल्सो। मतलब ए बी के साथ हीट एनर्जी एक्सचेंज नहीं करेगा, मतलब ए में से बी में हीट एनर्जी जाएगी नहीं, सेम वे बी में से भी ए के साथ हीट एनर्जी जाएगी नहीं। समझ में आया आपको? सो टी ए इज इक्वल टू टी सी, टी ए इज इक्वल टू टी सी मतलब ए इज इन इक्विलिब्रियम विद सी, टी बी इज इक्वल टू टी सी मतलब बी इज इन इक्विलिब्रियम विद सी। ओके, सो देयरफॉर TA is equal to TB, TA is equal to TB। So इसका मतलब क्या हुआ कि if two systems are in thermal equilibrium with third system, if two systems are in thermal equilibrium with the third system, they are in thermal equilibrium with each other also। If two systems are in thermal equilibrium with the third system, they are in thermal equilibrium with each other also। इस स्टेटमेंट को कहते हैं zeroth law of thermodynamics। तो मैं इसको लिख देता हूं, if two systems, यहां पर A and B, today I have a thought problem, इसलिए मुझे बार-बार प्रॉब्लम हो रहा है। If two systems A and B are in thermal इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम में होना मतलब टेम्परेचर सेम होना, ये बात याद रखना। इफ टू सिस्टम ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ थर्ड सिस्टम सी, देन दे आर इन थर्मल equilibrium with each other। So you can write this, TA is equal to TC and PV is equal to TC, then TA is equal to TB। समझ में आया? तो this is known as the zeroth law of thermodynamics। तो यहां पर लिख लो कि MO is known as zeroth law, जीरो नंबर का लॉ, इसका मतलब ये होता है zeroth law of thermodynamics। Clear student? Now student understand one thing. Here A and C are A and B are allowed to attain the thermal equilibrium with C। A and B are allowed to obtain the thermal equilibrium with C, बराबर। Now here
सपोज ये तीनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, देन ऑल्सो दिस लॉ इज ओबेड। मतलब यहां पर ए सी के साथ हीट एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है, बराबर, बी सी के साथ हीट एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है, कैसे? साइमल्टेनियसली, क्योंकि ए और सी के बीच में डायथर्मिक है, डायथर्मिक मतलब कंडक्टिव, तो ए सी के साथ हीट एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है, बी सी के साथ भी हीट एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है साइमल्टेनियसली, बराबर। बट इफ दे आर अलाउड टू एक्सचेंज द हीट एनर्जी विद सिस्टम सी वन बाय वन, मतलब पहले ए को सी के साथ हीट एनर्जी एक्सचेंज करने दो, फिर बी को सी के साथ हीट एनर्जी एक्सचेंज करने दो, एंड इफ दिस प्रोसेस इज रिपीटेड देन आल्सो वी ऑब्टेन द सेम रिजल्ट। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, देखो यहां पर एक वर्ड मैं भूल गया था, विथ थर्ड सिस्टम सी सेपरेटली, जो मैंने एंड में बोला ना कि पहले ए को सी के साथ फिर बी को सी के साथ, तो वो सेपरेटली हुआ। ठीक है, सो इफ टू सिस्टम ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ थर्ड सिस्टम सी सेपरेटली, देन दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, तो दैट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। So we have studied the zeroth law of thermodynamics. Now we have to understand few terms related to the thermodynamic system. Thermodynamic system मतलब गैस, बराबर। तो first we will understand about the heat. Okay, student, we have studied the zeroth law of thermodynamics. Zeroth law of thermodynamics define an important physical quantity that is known as the temperature, बराबर। तो temperature is what? Temperature is basically a marker. Temperature is basically an indicator of hotness of the body, मतलब बॉडी कितनी हॉट है उसका एक इंडिकेटर है, बराबर कि नहीं? जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर कोई बॉडी का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है और अगर कोई बॉडी का टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वी नो दैट कि द बॉडी विच इज एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड इज रिलेटिवली मोर हॉट देन द बॉडी विच इज एट द 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हीट क्या है? हीट इज बेसिकली द एनर्जी, हीट इज बेसिकली द एनर्जी विच इज फ्लोइंग बिटवीन द टू बॉडीज, विच इज फ्लोइंग बिटवीन द टू सिस्टम because of that temperature difference। अगर दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है तो क्या होता है? एक एनर्जी फ्लो करती है और उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? हीट एनर्जी कहते हैं। ओके, सो आई रिपीट दिस वंस अगेन, हीट एनर्जी इज व्हाट? हीट इज बेसिकली अ फ्लो ऑफ एनर्जी between the two bodies or the two system because of that temperature difference। तो बहुत ही सिंपल टर्म है हीट। ठीक है, जो नेक्स्ट यहां पर मैं लिख देता हूं, द फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन टू सिस्टम ड्यू टू difference in their temperature is called heat। ठीक है, तो हीट क्या होता है आपको समझ में आया। नेक्स्ट इज द इंटरनल एनर्जी। Internal energy. Okay, so student, we know that every bulk system, कैसे सिस्टम? बल्क सिस्टम। अब ये बल्क सिस्टम क्या होता है?
बल्क सिस्टम मतलब एक बड़ी सिस्टम, बराबर। हम बोलते हैं ना बल्कि, बल्कि मतलब बड़ा। तो सपोज इफ वी हैव अ बल्क सिस्टम, देन इन दैट बल्क सिस्टम देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, बराबर। जैसे सपोज एक गैस का सिलेंडर है आपके घर में, किचन के अंदर जो कुकिंग गैस होता है, बराबर, जो गैस होता है एलपीजी गैस होता है, वो एक सिलेंडर के अंदर यूजुअली होता है। तो वो कैसा है, एक बल्क सिस्टम है, ठीक है। नाउ इन दैट बल्क सिस्टम देयर आर लार्ज नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर जो भी गैस है, बराबर, एलपीजी के अंदर जो भी गैस है, तो वो जो गैस है उसके अंदर बेसिकली क्या है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। दिस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर इन द मोशन, वो कभी स्टेशनरी नहीं होते हैं, दे आर इन द मोशन। समझ में? एक्चुअली उसके अंदर एलपीजी होता है, एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मतलब गैस होता है उसको लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और जब वो बाहर आता है तो उसका प्रेशर रिड्यूस होने की वजह से वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, बराबर। तो आप ये एग्जांपल ले सकते हो, या तो फिर एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारा क्लासरूम। तो हमारे क्लासरूम के अंदर बेसिकली क्या है, एयर है ना, तो वो एयर भी एक बल्क सिस्टम है, बराबर। सो इफ वी हैव अ बल्क सिस्टम, देन इन दैट बल्क सिस्टम देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल. These constituent particles are in the motion, and because of their motion they possess the kinetic energy. कौन सी एनर्जी possess करते हैं, काइनेटिक एनर्जी possess करते हैं, ठीक है, they possess the kinetic energy. These gas molecules are interacting with each other, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं, बराबर, एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, and because of their interaction with each other they possess the potential energy also, वो potential energy भी possess करते हैं. So what is this internal energy of the gaseous system? The internal energy of the gaseous system is the sum of kinetic energy and the potential energy. तो इंटरनल एनर्जी अगर डेफिनेशन लिखनी है तो आप बोल सकते हो कि the sum of kinetic energy and potential energy is known as internal energy of the gaseous system. तो वो डेफिनेशन में यहाँ पर लिख देता हूँ, sum of kinetic energy and potential energy is called internal energy. Internal energy of system. देखो स्टूडेंट, एक बात मैं आपको बता दूं डिटेल में कि गैस के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं और सबकी काइनेटिक एनर्जी कोई इक्वल नहीं होती है, बराबर। पोटेंशियल एनर्जी भी इक्वल नहीं होती है। तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि जिससे आप इंटरनल एनर्जी फाइंड कर सको, बराबर, क्योंकि सबकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है, सबकी पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग है। सो इट इज नॉट इजी टू डिटरमाइन the internal energy of the gaseous system. Internal energy of the gaseous system is the thermodynamic variable. वो एक thermodynamic variable है and it is determined by the thermodynamic variables. तो internal energy किसके ऊपर डिपेंड करती है? Internal energy depends on, अच्छा मैं यहाँ पर internal energy का नोटेशन लिखता हूँ EINT. तो internal energy of the gaseous system depends on thermodynamic variables, depend on thermodynamic variables. मतलब किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है नंबर 1 प्रेशर के ऊपर, इट डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम, एंड नंबर 3 इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. सो the pressure, volume, temperature of the gaseous system determines the internal energy of the gaseous system. ठीक है स्टूडेंट, the internal energy of the gaseous system, जैसा मैंने आपको कहा, वो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल पर डिपेंड करती है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर.
If pressure, volume and temperature changes, then the internal energy of the gaseous system also changes. For example, एक गैस है, उसका प्रेशर है T1, वॉल्यूम है T1, टेम्परेचर है T1, and corresponding to these three, its internal energy is EINT. EINT1, suppose, right? Now, due to certain process, suppose this thermodynamic variable changes and they becomes P2, V2, T2, then the internal energy also changes. Remember one thing, the internal energy of the gaseous system depends on the initial state and the final state. जो एक्चुअली में यहाँ पर मैं जो बोल रहा हूँ वो एक्चुअली चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, बराबर? जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है डेल्टा ई आई एन टी, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? इट डिपेंड्स ऑन द फाइनल स्टेट। ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट मतलब फाइनल वैल्यूज P2, V2, T2. इट डिपेंड्स ऑन फाइनल स्टेट एंड इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल स्टेट। बस इसके ऊपर डिपेंड करती है। It does not depend on how this state are obtained. मतलब पहले प्रेशर T1 था, वॉल्यूम T1 था, टेम्परेचर T1 था। सुनना, थोड़ा सा डिटेल में बात कर रहा हूँ, हर चीज बुक में लिखा हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है? बुक में नॉलेज 100% नहीं होता है। सो सपोज एक गैस है, उसकी इनिशियल वैल्यूज है T1, V1, T1, so it will have a certain internal energy. Now due to certain process, if these variables are changed and they became P2, V2, T2, तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है, बराबर? इट डज नॉट डिपेंड ऑन हाउ दैट स्टेट इज ऑब्टेन्ड। मतलब प्रेशर P1 से P2 हो गया, वॉल्यूम V1 से V2 हो गया, टेम्परेचर T1 से T2 हो गया, पर कैसे हुआ उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करती है। मतलब सपोज पहले प्रेशर को P1 रखा और वॉल्यूम को V1 से V2 कर दिया, प्रेशर को कांस्टेंट रख के वॉल्यूम को V1 से V2 रख दिया और टेम्परेचर T1 से T2 हो गया, और फिर बाद में प्रेशर को P1 से P2 कर चेंज किया, कीपिंग दिस टू कांस्टेंट। एंड जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, पहले प्रेशर को कांस्टेंट रख के वॉल्यूम को V1 से V2 किया, टेम्परेचर चेंज फ्रॉम T1 टू T2, so V2 T2 is obtained. Now V2 and T2 are kept constant and then the pressure is changed to P2. So this is one process. We can also follow other process. उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रख देंगे, V1 को कांस्टेंट रखेंगे, pressure change from T1 to T2, temperature change from T1 to T2, and then finally we change the volume from V1 to V2, keeping these two constant. So in this item follow two process. मैंने दो अलग अलग वे आपको समझाए कि हम T1 V1 T1 से T2 V2 T2 में कैसे जा सकते हैं। In both the cases ये जो डेल्टा ई आइडेंटिटी है, the change in internal energy will be the same. So it does not depend upon the path मतलब process. It does not depend upon the process. It depends on initial values and the final value. दोनों प्रोसेस में initial values और final values तो same है. So that's why delta E INT is also same. तो ये आपको समझ में आएगा। तो this is about the internal energy, ठीक है? Next is work. We discuss it. I will have to draw one figure for that. Student, next is the work. तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर वर्क क्या होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पर टेक्स्ट बुक के अंदर जो एक्सप्लेनेशन है उसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई है, ठीक है? बट यहाँ पर हमें
वर्क का जो एक्सप्लेनेशन देना है उसमें कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ वर्क, दैट्स इट। ठीक है, फिगर बुक में ड्रॉ की हुई है इसलिए मैं आपको ये फिगर समझाऊंगा, बट लिखना जो है वो बहुत ही कम लिखना है, क्या लिखना है वो भी मैं आपको यहां पर बता दूंगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क इन द थर्मोडायनेमिक्स? सो अंडरस्टैंड द मैकेनिकल एनर्जी, the mechanical energy exchanged between system and surrounding is called work। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो मैकेनिकल एनर्जी एक्सचेंज होती है उसको क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। ठीक है, तो आप सिर्फ इतना ही लिखना अबाउट द वर्क। ठीक है, नाउ हियर वी हैव अ सिलेंडर, ये एक सिलेंडर है, इनसाइड दिस सिलेंडर अ गैस इज एनक्लोज्ड, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द एनक्लोज्ड गैस व्हिच यू कैन कॉल इट एज अ सिस्टम, बराबर। This is the piston, ये piston है। This piston is connected to certain weight। The system मतलब कि the gas is heated by the means of the source। तो when we heat the gas तो क्या होगा? उसका प्रेशर चेंज होगा, उसका वॉल्यूम चेंज होगा, उसका टेम्परेचर चेंज होगा and its internal energy also changes, right? Now here यू कैन, अभी बुक में जो समझाया है वो मैं आपको बताता हूं, यू कैन मूव दिस पिस्टन अप और डाउन, यू कैन मूव दिस पिस्टन अप और डाउन बाय इंक्रीजिंग और लोअर, बाय इंक्रीजिंग दिस वेट। अगर आप इस वेट को बढ़ा दोगे तो ये नीचे जाएगा, पिस्टन ऊपर जाएगा। इज दैट क्लियर? सिमिलरली इफ यू लोअर द वेट, अगर आप वेट को लो करोगे, कम कर दोगे तो फिर ये ऊपर जाएगा एंड देन द पिस्टन गोज डाउन। एक्चुअली दिस इज नॉट हैपेंस, मतलब ऐसे नहीं होता है, बराबर। इट इज एंटायरली अ डिफरेंट वे कंट्रोल्ड प्रोसेस, द प्रोसेस इज कंट्रोल्ड इन अ डिफरेंट वे। ये सिर्फ एक आइडिया दिया हुआ है जो कि रियलिटी से थोड़ा सा दूर है, इट इज स्लाइटली डिफरेंट देन द रियलिटी। ओके, सो इन द gas, when the temperature is increased, the pressure of the gas increases, बराबर। volume of the gas increases because gas tends to expand। जब उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो गैस एक्सपांड होता है and this piston moves up। तो piston is moving up, the motion of the piston, that is the mechanical energy, is transferred into the work by rotating the wheel। समझ में आया? बाय सम वे द पिस्टन इज मूव डाउन। ये आप लोग स्टडी करोगे, मतलब वहां पर भी बहुत ज्यादा डिटेल में आप लोग स्टडी नहीं करोगे, यू विल स्टडी दिस इन द वर्किंग ऑफ द इंजन। जो कार्नो इंजन है, कार्नो साइकिल, उसका जो टॉपिक है उसके अंदर ये समझाया हुआ है। ठीक है, बट एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग कि ये जो थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर है दिस इज इंट्रोडक्शन टाइप चैप्टर है। You will understand the real functionalities कि एक्चुअली में होता कैसे है at the higher level of studies। तो यहाँ पर लोगों ने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझाया हुआ है। So when the gas expand, this piston goes up and the motion of the piston is converted into the rotation motion of the wheel। ठीक है, then the gas which is used up is expelled out and then the piston is अगेन लोअर। ये जो पिस्टन है वापस नीचे की तरफ आ जाता है एंड देन द प्रोसेस इज रिपीटेड। तो ऐसे एक्चुअली तो प्रोसेस होती है, बट यहां पर हमें सिर्फ वर्क की डेफिनेशन लिखनी है। वर्क क्या है? वर्क मतलब मैकेनिकल एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो ये जो सिस्टम है वो सराउंडिंग के साथ जो मैकेनिकल एनर्जी एक्सचेंज करती है, हाउ इट एक्सचेंज? व्हेन दिस गैस इज हीटेड, its volume increases
प्रेशर इंक्रीजेस, पिस्टन मूव्स अप, ये जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ जाता है, एंड विद दैट पिस्टन अ व्हील इज कनेक्टेड एंड दैट व्हील इज रोटेटेड. सो रोटेशन ऑफ द व्हील इज द वर्क. So here there is an exchange of mechanical energy between the system and surrounding. तो आप उसको वर्क बोल सकते हैं, ठीक है. बट ऐसा सब यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया हुआ. Student, now we are going to discuss a very important topic, that is the first law of thermodynamics. ठीक है. तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ओके, वी हैव डिस्कस्ड द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन बी चेंज्ड बाय टू डिफरेंट वेज. नंबर वन, by supplying the heat energy to the system. Internal energy changes by two ways. दो तरह से आप सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं. कैसे चेंज कर सकते हैं? नंबर वन, by supplying the heat energy to the system. By supplying heat energy, मतलब जो सिस्टम है, जो गैस है, आप उसको हीट एनर्जी सप्लाई कर दो, आप उसको हीट एनर्जी दे दो, तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी. नंबर टू, डेल्टा डब्ल्यू, when the system does the work. ठीक है, वर्क डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग. जब भी सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर वर्क करती है तो उस सिचुएशन में भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज होती है. समझ में आया? नाउ हियर सपोज डेल्टा यू is the change in internal energy of system. ठीक है, तो डेल्टा यू क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. नाउ हियर वी अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सो अकॉर्डिंग टू law of conservation of energy, delta U is equal to delta Q plus delta W. ठीक है, जस्ट अ मिनट, इसको मैंने गलत लिख दिया है. डेल्टा Q is equal to delta U plus delta W. So, if you supply the heat energy to the system, then that heat energy is utilized in two ways. अगर आप कोई भी सिस्टम को, सिस्टम मतलब कि गैस, if you supply the heat energy to the system, then that heat energy is utilized in two ways. Number one, that heat energy is utilized in changing the internal energy of the system. A part of it is utilized in changing the internal energy of the system, and remaining part is utilized in doing the work done by the system on the surrounding. समझ में आया? अगर आप कोई भी गैस को हीट एनर्जी देते हो तो वो हीट एनर्जी से होता क्या है? नंबर वन, वो गैस की इंटरनल एनर्जी चेंज होती है. दूसरा कि वो जो गैस है, वो जो सिस्टम है, वो सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर वर्क करता है. ठीक है, सो द हीट एनर्जी सप्लाई टू द सिस्टम
is equal to the change in internal energy of the system plus the work done by the system. You can also write this as delta U is equal to delta Q minus delta W. तो ये जो फॉर्म है, ये वाला और ये वाला दोनों, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो एबो इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. अगर स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हो कि द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द हीट एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम माइनस द वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग. समझ में आया? तो ऐसे लिख सकते हैं, अदरवाइज ऐसा लिखने की कोई जरूरत नहीं है. आप इसी मैथमेटिकल फॉर्म को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोल सकते हैं. ठीक है? Okay. Now student, there are different ways of changing the internal energy of the system. तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं कि सपोज देयर इज ए गैसियस सिस्टम. एक गैसियस सिस्टम है, उसका प्रेशर है P1 एंड वॉल्यूम इज V1. You want to take that gaseous system from initial state to the final state in which its pressure is P2 and volume is V2. So in doing this there are different ways. आप अलग-अलग तरह से सिस्टम को इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में लेके जा सकते हो. So I explain you method 1. What you do, you first keep the pressure constant. प्रेशर को कांस्टेंट रखो, P1 ही रखो, and take the volume from V1 to V2. बराबर? वॉल्यूम को चेंज कर दो, V1 से V2 कर दो. Then you keep the volume constant and take the pressure from P1 to P2. ये मैंने आपको समझाया भी है आगे इस तरह से. समझ में आया? ओके. सेकंड मेथड, उसमें हम क्या करेंगे? फर्स्ट वी चेंज द प्रेशर फ्रॉम P1 टू P2 कीपिंग द वॉल्यूम V1 कांस्टेंट, एंड देन वी विल कीप द प्रेशर कांस्टेंट P2 और फिर वॉल्यूम को ले जाएंगे V1 टू V2. देयर इज थर्ड मेथड इन विच we change both pressure and volume simultaneously and taking the system from P1 V1 to P2 V2. In all the three process, ये method मतलब process. In all the three process, in all the three method, the heat energy absorbed by the system, the work done by the system is different. ये तीनों मेथड के लिए, मेथड मतलब प्रोसेस, तीनों मेथड के लिए गैस जो हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, जो वर्क होगा वो डिफरेंट होगा, बट जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है दैट इज सेम. सो फॉर ऑल द थ्री प्रोसेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम, बिकॉज इंटरनल एनर्जी does not depend on the path. Internal energy does not depend on the method, how the system is taken to the final state. It depends only on the initial state and the final state. Is that clear? So this is about the first law of thermodynamics. ठीक है? तो बहुत ही सिंपल है, आप उसको सिर्फ मैक्सिमम 2 टाइम्स आप रीड करोगे तो यू विल गेट अबाउट इट, और फिर आपको बस लिखने की प्रैक्टिस करनी है. ठीक है? स्टूडेंट, आई एम डिस्कसिंग सम डेफिनेशंस विथ यू. एक्चुअली ये जो डेफिनेशन है वो मैंने आगे भी आपके साथ डिस्कस की हुई है, बट देन ऑल्सो एक बार हम लोग
फिर से ये डेफिनेशंस को रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये डेफिनेशन इस चैप्टर में भी एज अ क्वेश्चन आ सकती है, ठीक है। सो देयर आर फ्यू डेफिनेशंस, लेट अस डिस्कस दैट। सो फर्स्ट डेफिनेशन इज द हीट कैपेसिटी। सो हीट कैपेसिटी हमने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया हुआ है, सो एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। द रेशियो ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड टू अ बॉडी टू द चेंज इन इट्स टेम्परेचर इज नोन एज द हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस। द रेशियो ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड to body to the change in its temperature is called what? उसको कहते हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का सिंबल हमने क्या लिया, हीट कैपेसिटी का सिंबल S, और आपको याद है तो मैंने बताया भी था कि हीट कैपेसिटी का सिंबल कुछ बुक में HC भी होता है, हीट कैपेसिटी, बट यहां पर हमको ये लिखना है हीट कैपेसिटी S इज इक्वल टू डेल्टा Q बाई डेल्टा T। इट इज द रेशियो ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम, सिस्टम मतलब गैस, गैस को कितनी हीट एनर्जी सप्लाई की और उसका कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। समझे, प्रीवियस चैप्टर जो था ना उसमें गैस नहीं था, उसमें सॉलिड बॉडीज थी। यहां पर इस थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में क्या है, मेनली यहां पर मेनली गैस है, बट गैस के साथ लिक्विड भी हो सकता है एज अ सिस्टम। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल एक फ्यूल है, तो उसको भी हम हीट एनर्जी देते हैं, एंड देन द क्या बोलते हैं, व्हेन वी गिव द हीट एनर्जी टू दैट पेट्रोल, द पेट्रोल बर्न्स, ठीक है, और फिर वो वर्क करता है इन द हीट इंजन। तो यहां पर लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है। सो प्रीवियस चैप्टर में सॉलिड बॉडी थी, यहां पर गैसियस सिस्टम है। क्या आपको समझ में आया फॉर्मूला? ठीक है। अब इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट आप देख लो, डेल्टा Q बाई डेल्टा T, तो दिस इज जूल पर केल्विन, बराबर, एंड there is one more unit, that is calorie per Kelvin, because heat energy is represented in joule as well as in the calorie, ठीक है। हीट कैपेसिटी डिपेंड किसके ऊपर करती है, इट डिपेंड ऑन MMT, किसके ऊपर, M मटीरियल, बॉडी कौन सा मटीरियल की बनी है, नंबर 2 उसके मास के ऊपर, एंड नंबर 3 उसके टेम्परेचर के ऊपर। समझ में? देयर आर डिफरेंट बॉडीज ऑफ द सेम मटीरियल बट डिफरेंट मास, दैट हीट कैपेसिटी इज डिफरेंट। इज दैट क्लियर? सो दिस इज अबाउट द हीट कैपेसिटी। अब जो नेक्स्ट क्वांटिटी है दैट इज द स्पेसिफिक हीट, जिसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट भी कहते हैं उसको, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कहते हैं, बराबर। ओके, तो ये क्या होती है, अब देखो ये जो S है, उस S को अगर हम बॉडी के मास से डिवाइड कर दें, इफ वी डिवाइड दिस हीट कैपेसिटी बाय द मास ऑफ द बॉडी, तो फिर उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे स्पेसिफिक हीट। इज दैट क्लियर? हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास ऑफ बॉडी इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। दिस डिवाइड बाय मास, उसका सिंबल क्या है, उसका सिंबल है स्मॉल s, दैट इज कैपिटल S बाय मास, ठीक है।
तो दिस इज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी अपॉन एम, डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। एक्चुअली अगर आप कुछ बुक देखोगे तो उसमें एस के जगह सिंबल सी भी होता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं एम सी डेल्टा टी, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? आपने मास से डिवाइड कर दिया ना, इसके लिए वो मास पर डिपेंड नहीं करती है। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? डिपेंड ऑन नंबर वन मटेरियल एंड नंबर टू इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। मटेरियल एंड टेम्परेचर के ऊपर वो डिपेंड करती है, ठीक है। उसका यूनिट क्या होगा? तो यूनिट इज ऑल्सो सिंपल। देखो इसका यूनिट क्या था? जूल पर केजी, सॉरी जूल पर केल्विन। इसको आपने मास से डिवाइड किया, तो जूल पर केल्विन बाय मास मतलब केजी, तो इसका यूनिट होगा जूल पर केजी पर केल्विन। ऐसा में दूसरा भी यूनिट है कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। आई थिंक बुक में लिखा हुआ है कि नहीं, आई डोंट नो, बट ये यूनिट भी लिख सकते हैं, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो दिस इज अबाउट द स्पेसिफिक हीट। समझ में आया आपको? ओके, तो ये है। अब सुनिए, यहां पर एक डेफिनेशन है, 1 कैलोरी की डेफिनेशन। 1 कैलोरी, यू नो दैट कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट एनर्जी। जैसे जूल इज द यूनिट ऑफ हीट एनर्जी, वैसे कैलोरी भी हीट एनर्जी का यूनिट है। तो व्हाट इज दैट कैलोरी? तो उसकी डेफिनेशन हम देखते हैं, the amount of heat energy required to raise temperature of 1 gram pure water, simply water लिखोगे तो भी चलेगा, temperature of 1 gram pure water by 1 degree centigrade from 14.5 degree centigrade to 15.5 degree centigrade is called 1 calorie. Understand? Suppose आपके पास 1 ग्राम वाटर है, प्योर वाटर H2O, जिसके अंदर कोई इंप्यूरिटी नहीं है। आपको उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करना है, बट 1 डिग्री सेंटीग्रेड 14.5 से 15.5, ठीक है। इट इज नॉट सो कि फ्रॉम एनी टेम्परेचर यू कैन इंक्रीज द वैल्यू बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज फ्रॉम 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू ओनली 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। सो जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी उसको देनी पड़ती है उसको कहते हैं 1 कैलोरी। इज दैट क्लियर? कैलोरी एक छोटा यूनिट है, देयर इज अ बिगर यूनिट दैट इज 1 किलो कैलोरी। तो वो भी मैं लिख देता हूं, 1 किलो, किलो के लिए स्मॉल के, कैलोरी के लिए CAL। सो दिस इज 1000 कैलोरी, बराबर। कैलोरी जो है वो एनर्जी का यूनिट है, और आप लोगों ने नॉर्मल कन्वर्सेशन में भी सुना होगा कि व्हेन सम पर्सन इज डूइंग अ एक्सरसाइज, तो वो क्या बोलता है, कैन बर्निंग द कैलोरीज। मैं अपनी कैलोरी बर्न कर रहा हूं। कैलोरी को बर्न करना मतलब अपने वेट को रिड्यूस करना, उसके बॉडी के अंदर जो फैट है, फैट के अंदर जो एनर्जी है उसको लॉस करना, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट डेफिनेशंस है
आप इनको याद रखो, ये पूछ सकते हैं, ठीक है, कि एक्सप्लेन हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड द कैलोरी। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं। Now we are discussing the thermodynamic state variable, which is also known as simply state variable. Every thermodynamic state of a system is described in terms of certain variables, which are known as the thermodynamic state variables. बराबर? Every equilibrium state of system is described in terms of certain variables. कोई भी गैसियस सिस्टम की जो इक्विलिब्रियम स्टेट है उसको कुछ वेरिएबल्स के टर्म्स में एक्सप्लेन करते हैं। डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ सर्टेन वेरिएबल्स कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स। क्योंकि स्टेट उसके ऊपर डिपेंड करती है, स्टेट उनके ऊपर डिपेंड करती है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज स्टेट वेरिएबल्स। बराबर? अच्छा, अभी ये जो स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, दिस स्टेट वेरिएबल्स आर दी टू टाइप, दो टाइप के स्टेट वेरिएबल्स होते हैं। वन इज नोन एज द मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स एंड द सेकंड वन इज नोन एज द माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स। सो सबसे पहले तो मैं आपको स्टेट वेरिएबल्स के एग्जांपल देता हूं कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड मास। तो ये क्या है? ये सब थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स हैं। बराबर? दिस आर दी मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स। ये कैसे वेरिएबल है? मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स। दीज आर मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल। अब दो टाइप के स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है एक्सटेंसिव वेरिएबल और दूसरा होता है इंटेंसिव वेरिएबल। तो एक्सटेंसिव वेरिएबल क्या होता है वो देखते हैं। एक्सटेंसिव वेरिएबल, व्हाट इज एक्सटेंसिव वेरिएबल? द वेरिएबल विच डिपेंड ऑन द डायमेंशन ऑफ सिस्टम। शॉर्ट में मैं लिख देता हूं, वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन डायमेंशन, डायमेंशंस ऑफ सिस्टम। सिस्टम के डायमेंशन पर जो डिपेंड करते हैं, तो सिस्टम के डायमेंशन के ऊपर कौन डिपेंड करता है? नंबर वन वॉल्यूम एंड नंबर टू मास। देखो एक बात समझो स्टूडेंट, कि अगर कोई कंटेनर है और बड़े साइज का कंटेनर है तो उसके अंदर जो गैस आएगा उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। स्मॉल साइज का कंटेनर होगा तो उसमें जो गैस होगा उसका वॉल्यूम लेस होगा। बराबर? लार्जर द वॉल्यूम, लार्जर द मास। बराबर? उसके अंदर जो गैस है उसका मास भी ज्यादा होगा। तो ये दोनों डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। एंड द सेकंड वन इज नोन एज द इंटेंसिव वेरिएबल। अब ये इंटेंसिव वेरिएबल क्या होते हैं? कि जो डायमेंशन के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस। तो जो बचे हुए हैं वो इंटेंसिव है। तो कौन बचा? मास एंड टेम्परेचर। सो यू कैन राइट मास एंड टेम्परेचर। ठीक है? अच्छा, अब यहां पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल हम करते हैं एक्सरसाइज का 12.1।
12.1 इस चैप्टर में काफी कम न्यूमेरिकल्स है। और गीजर हीट्स वाटर फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 लीटर पर मिनट, बराबर। V इज इक्वल टू 3 लीटर पर मिनट। और गीजर हीट वाटर फ्लोइंग एट रेट ऑफ 3 लीटर पर मिनट, ओके, from 27 degrees centigrade to 77 degrees centigrade. T1 27 to 77 degrees centigrade. If the geyser operate on a gas burner, what is the rate of consumption of fuel? Rate of consumption of fuel. Okay. Rate of consumption of fuel, ये हमें फाइंड करना है। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल इफ हीट ऑफ कंबस्शन फोर इंटू 10⁴ जूल पर ग्राम। ठीक है, यहां पर एक वैल्यू नहीं दी है जो कि उनको देनी चाहिए। सी मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। कितनी है वाटर की स्पेसिफिक हीट? इट इज 4.2 जूल पर ग्राम। ठीक है, ओके। अब स्टूडेंट क्वेश्चन को एक बार समझ लो। एक गीजर है, देखो घरों में गीजर होते हैं जो कि पानी को गर्म करने के लिए यूज होते हैं। तो अलग अलग टाइप के गीजर होते हैं, इलेक्ट्रिक गीजर होते हैं, कुछ होते हैं गैस गीजर। जो गैस गीजर होता है उसमें गैस यूज होता है। कौन सा गैस? जो आपके किचन में कुकिंग गैस होता है, जो रेड कलर के बॉटल में होता है ना, वो गैस। तो ये वो वाला गैस गीजर है। ठीक है, तो यहां पर जो वाटर फ्लो हो रहा है, बराबर, वो गीजर में से जो वाटर फ्लो हो रहा है जो कि गर्म होने वाला है, उसका वाटर के फ्लो का रेट है 3 लीटर पर मिनट। मतलब 1 मिनट में 3 लीटर पानी वो गीजर में से पास होता है। और उसका टेम्परेचर चेंज होता है वाटर का 27 से 77 डिग्री सेंटीग्रेड। ठंडे पानी को गर्म कर देता है वो। क्वेश्चन है रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूअल। मतलब जो फ्यूअल यूज हो रहा है गैस के बॉटल में से, जो गैस मतलब फ्यूअल जो यूज हो रहा है उसका रेट ऑफ कंजम्पशन फाइंड करना है। हीट ऑफ कंबस्शन 4 इंटू 10⁴ जूल पर ग्राम। अब ये हीट ऑफ कंबस्शन क्या है वो समझ लो। वो जो गैस है ना, जब वो गैस 1 ग्राम गैस बर्न होता है, सुन लो ध्यान से, जब 1 ग्राम गैस बर्न होता है तो उसके बर्निंग से 4 इंटू 10⁴ जूल हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर गिवन नहीं है, जिसको मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूअल। ओके, तो स्टूडेंट यहां पर 3 लीटर। अब एक बात समझो कि अगर 3 लीटर वाटर है तो इट इज ऑलमोस्ट 3000 ग्राम। 3000 ग्राम और मिनट को हम मिनट ही रखते हैं यहां पर। ठीक है, तो यहां पर जो हीट एनर्जी सप्लाई होगी, जो वाटर को हीट एनर्जी सप्लाई होगी, जब वाटर का टेम्परेचर 27 से 77 होगा तो उसको जो हीट एनर्जी मिलेगी वो कितनी हीट एनर्जी मिलेगी? तो Q इज इक्वल टू हीट एनर्जी सप्लाई। तो कौन सा फॉर्मूला है? Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। So 3000 C is equal to 4.2
डेल्टा टी कितना 77 माइनस 27. So let us do this calculation. 3000 multiplied by 4.2 into 50. So इसका आंसर क्या है इसके कैलकुलेशन का 630000 63000 बराबर. ओके, सो 6300 जूल, दैट इज 63 10⁴ जूल. ठीक है, तो ये वैल्यू हमने ऑब्टेन की. अब यहां पर हीट ऑफ कंबशन हमको दिया हुआ है. हीट ऑफ कंबशन 4 × 10⁴. तो स्टूडेंट यहां पर एक फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल. रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल मतलब फ्यूल के बर्न होने का रेट. तो हीट एनर्जी एब्सॉर्ब्ड डिवाइड बाय हीट ऑफ कंबस्टन. देखो बुक में नहीं दिया हुआ है, पर रेट ऑफ कंबस्टन फ्यूल के बर्न होने का रेट. तो हीट एनर्जी एब्सॉर्ब मतलब फ्यूल कितनी हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करता है. फ्यूल कितनी हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करता है. फ्यूल कितनी हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करता है 63 × 10⁴ बराबर. और हीट ऑफ कंबस्टन कहां पर है ये, मतलब कितने ग्राम पर कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है. सो दिस इज इक्वल टू 63 10⁴. हीट ऑफ कंबस्टन है 4 × 10⁴ जूल पर ग्राम. So let us do this calculation. 63, okay, 4 पावर तो गई, 63 by 4, so 15.75 ग्राम बराबर ग्राम पर मिनट, क्योंकि यहां पर मिनट है. ठीक है, तो स्टूडेंट रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल 15.75 ग्राम पर मिनट, मतलब हर मिनट में 15.75 ग्राम गैस बर्न होगा. अगर एक मिनट में 3 लीटर पानी का टेम्परेचर 27 से 77 जितना इंक्रीज हो रहा है बराबर. तो सिंपल न्यूमेरिकल है, बस आप इसको एक बार समझ लो.